तो लाइट तो भी था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को 3 भाग में बांटा गया है, जिनमें से एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, दूसरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और तीसरे को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। यानी कि जब आवेश का स्टडी, जब चार्ज को स्थिर मानकर, रेस्ट अवस्था में मानकर उसका स्टडी किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। और जब चार्ज चलती हुई अवस्था में रहता है तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी एक निश्चित समय तक निश्चित दिशा में तथा उतने ही समय तक विपरीत दिशा में चलता रहता है तो उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। खैर, वो जब जिसकी बात आएगी तब हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनीशन थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। फिलहाल इसके इतिहास के बारे में, इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लें। तो इसमें हम पहले कहना चाहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अर्थात घर्षण विद्युत। तो इसमें ईसा से लगभग 600 या 700 वर्ष पूर्व, कुछ लोग कहते हैं ईसा से 600 वर्ष पूर्व और कुछ लोगों का कहना है ईसा से 700 वर्ष पूर्व। तो खैर हम लोग दोनों बात मान के चल रहे हैं कि ईसा से लगभग 600 अथवा 700 वर्ष पहले थेल्स नाम का एक दार्शनिक, थेल्स नाम का एक दार्शनिक ये बताया कि जब अंबर के छड़ को ऊन पर रगड़ी जाती है, ऊन, यही ऊन जिसका कपड़ा आप लोग यूज करते हैं, अंबर के छड़ को जब ऊन पर रगड़ी जाती है तो इस छड़ में, अर्थात इस रगड़े हुए छड़ में, अर्थात ऊन पर रगड़े हुए छड़ में हल्के पार्टिकल्स, जैसे कागज के छोटे छोटे हल्के पार्टिकल्स या पंख, हल्का पंख पार्टिकल या धूल कण इत्यादि इसमें आकर्षित हो जाते हैं। ये बात थेल्स ने बताया और आज से लगभग 2600 अथवा 2700 वर्ष पहले बताया।
क्योंकि हम ईस्वी से 600 या 700 वर्ष पहले बोल रहे हैं, तो 2000 ये जोड़ दें तो 26 या 2700 हो ही जाएगा। तो आज से 26 या 2700 वर्ष पहले हेल्स ने बताया कि अंबर के छड़ को ऊन पर रगड़ी जाती है, तो इस रगड़े हुए छड़ में हल्के पार्टिकल्स अर्थात कागज का हल्का टुकड़ा, पंख का हल्का टुकड़ा, धूल कण इत्यादि इसमें आकर्षित हो जाते हैं। ये क्यों आकर्षित होते हैं, ये इस बात का एक्सप्लेनेशन थेल्स द्वारा नहीं किया गया, और ये बात ठंडे बस्ते में पड़ी रही। आज भी आप लोग क्या कहते हैं कि सूखे हुए बाल में तेजी से कंघी चलावें तो देखते हैं कि बाल कंघी में सटता है और चटचटाहट की आवाज भी सुनाई देती है। अर्थात रगड़े हुए कंघी में एक गुण आ जाता है जिसके कारण वो ये सूखे हुए बाल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वही बात बोल रहे हैं कि अंबर के छड़ को ऊन पर रगड़ी जाए तो अंबर के छड़ में हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। अब क्या है कि ये बात ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन थेल्स से लगभग ये 2200 या 2300 वर्ष के बाद अर्थात 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ये महारानी एलिजाबेथ के फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि रगड़ के फलस्वरूप आकर्षण शक्ति केवल अंबर में ही नहीं आता है, बल्कि एवोनाइट के छड़ को भी रगड़ी जाए तो उसमें भी हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। कांच के छड़ को भी रगड़ी जाए तो उसमें भी आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। लाख के छड़ को भी रगड़ी जाए तो उसमें भी आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात डॉक्टर गिलबर्ट ये कहना चाहते थे कि थेल्स की बात सत्य है और ये केवल अंबर पर नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि अदर पदार्थों के छड़ों पर भी दिखाया जा सकता है। अब क्या है कि थेल्स ये गिलबर्ट से लगभग 46 बरस के बाद 46 ईयर के बाद ये आपको वो क्या कहते हैं कि एक वैज्ञानिक 1646 ईस्वी में बताया, 1646 ईस्वी में बताया कि अंबर के छड़ को, ये आपको एवोनाइट के छड़ को, कांच के छड़ इत्यादि को जब रगड़ी जाती है ऊन पर
या बिल्ली के खाल पर, तो उस पर एक प्रकार का एनर्जी आ जाता है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और इसी एनर्जी के कारण उस क्षण में हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। ये बात 1946 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने बताया। 1946 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने बताया कि रगड़ के फलस्वरूप छड़ों पर एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसी एनर्जी के कारण हल्के पार्टिकल छड़ द्वारा आकर्षित हो जाते हैं और जिस पदार्थ पर यह एनर्जी आ जाता है उसको उस पदार्थ को इलेक्ट्रिफाइड बोला जाता है या चार्ज बोला जाता है, आवेशित बोला जाता है। और क्या है कि ये एनर्जी अर्थात ये इलेक्ट्रिसिटी घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो अब इसके बाद इस बात पर कि ये जो इस पर उत्पन्न हुआ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी एक ही प्रकार का है या एक से अधिक प्रकार का है। तो इस पर काम किया फ्रैंकलिन बेंजामिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1650 ईस्वी में, अर्थात थॉमस ब्राउन से 4 बरस के बाद उन्होंने 2 कांच का छड़ लिया और 2 एबोनाइट का छड़ लिया। फिर क्या है कि रेशम का गुच्छा लिया और बिल्ली का खाल लिया या रुएदार खाल लिया। तब क्या है कि दोनों कांच के छड़ों को जब रेशम पर रगड़ा और रगड़ के दोनों को एक दूसरे के संपर्क में वो ले आए, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा था। अर्थात दोनों के बीच विकर्षण का बल काम कर रहा था। क्या बोला मैंने कि कांच के 2 छड़ों को रेशम पर रगड़कर जब दोनों छड़ों को एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है, तो दोनों छड़ के बीच विकर्षण का बल काम करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। फिर इन्होंने 2 एबोनाइट का छड़ लिया। एबोनाइट का छड़ लिया या आबनूस कह लीजिए। ये दोनों आबनूस के छड़ों को बिल्ली के खाल पर रगड़कर और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाए, तो इन दोनों के बीच विकर्षण का बल कार्य कर रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि 2 कांच के छड़ को रेशम पर रगड़कर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है, तो उनके बीच विकर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। अर्थात दोनों कांच के छड़ों पर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है। और जब 2 आबनूस के छड़ों को बिल्ली के रुएदार खाल पर रगड़कर एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है, तो भी विकर्षण का बल काम करता है दोनों छड़ों के बीच। अर्थात दोनों छड़ों पर सेम चार्ज है, परंतु एक कांच के छड़ को
रेशम पर और एक कांच के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ कर जब एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है तो दोनों छड़ों के बीच अर्थात कांच के छड़ और आबनूस के छड़ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, अर्थात आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ये कांच के छड़ पर और आबनूस के छड़ पर विपरीत आवेश है। दोनों छड़ों पर आवेश तो है लेकिन विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश है तो क्या कहा कि वो विपरीत आवेश है तो एक आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज बताया, उसका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, और एक का नाम रख दिया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और इसको तो आप लोग जानते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अब आप लोग इस इतिहास को थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से और दिमाग को कंसंट्रेट करके इस बात को अपने दिमाग में ही रोकिए। क्या कि सबसे पहले ईसा से 600 वर्ष पूर्व अथवा 700 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से लगभग 2600 या 2700 वर्ष पूर्व थेल नाम के दार्शनिक ने बताया कि अंबर के छड़ को ऊन पर रगड़ी जाती है तो इस छड़ में हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। पुनः 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि रगड़ के फलस्वरूप हल्के पार्टिकल्स को आकर्षित करने की क्षमता केवल अंबर में ही नहीं आता है, बल्कि अन्य पदार्थों जैसे आबनूस, कांच इत्यादि पर भी आता है। 1646 ईस्वी में 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने बताया कि अंबर, ये आबनूस, कांच इत्यादि के छड़ को रगड़ने पर उस पर एक प्रकार की एनर्जी आ जाता है। इस एनर्जी को रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया थॉमस ब्राउन ने, और उन्होंने बताया कि इसी एनर्जी के कारण हल्के पार्टिकल्स छड़ द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, घर्षण विद्युत कहा जाता है। और क्या है कि जिस पदार्थ पर यह एनर्जी रहता है उसको इलेक्ट्रिफाइड कहा जाता है, विद्युतमय कहा जाता है, या चार्ज कहा जाता है, आवेशिक पदार्थ कहा जाता है। फिर हमने कहा कि 1650 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो कांच के छड़ को
रेशम पर रगड़ के दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर विकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात दोनों छड़ों पर घर्षण के फलस्वरूप सेम चार्ज उत्पन्न हुआ है, सेम चार्ज आ गया। दो आबनूस के छड़ों को बिल्ली के खाल पर रगड़ के दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण का बल कार्य, विकर्षण का बल कार्य करता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आबनूस के दोनों छड़ों पर भी सेम विद्युत चार्ज है। लेकिन एक कांच के छड़ को रेशम पर और एक आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़कर दोनों छड़ों को एक दूसरे के संपर्क में ले जाते हैं तो इन दोनों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनों छड़ों पर एक दूसरे के विपरीत आवेश है। कांच के छड़ पर जो आवेश है उस आवेश का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज दिया और जो आबनूस के छड़ पर चार्ज है उसका नाम निगेटिव चार्ज दिया। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये चार्ज स्थिर अवस्था में भी रहते हैं, ये चार्ज चालक में चलते भी हैं, ये चार्ज दिशा बदल बदल के भी चलते हैं। तो विद्युत आवेश का स्टडी इलेक्ट्रिसिटी के जिस ब्रांच में स्थिर मानकर किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्थिर मानकर उसके विषय में संपूर्ण स्टडी जिस यूनिट में किया जाता है उसी यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। अब क्या है कि आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया आपको टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और आपको ये हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि आज के युग में, आजकल आधुनिक युग में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ आइटम के मिलने से बने, और आइटम में आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, अर्थात वो क्या है कि आइटम के केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट क्लोज्ड ऑर्बिट्स में, डिफरेंट क्लोज्ड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, सर्कुलर मोशन से घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये सोडियम ही लूं तो 11 अर्थात सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है,
अर्थात इसमें पॉजिटिव चार्ज 11 है। ये न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो इसको आप लोग क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, अर्थात ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपको है 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है 3s1। तो ये सब निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इस सब पर निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। अब क्या है कि जब इस तरह के आइटम में से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी -e, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो अब देखिए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या पहले क्या था, तो प्रोटॉन की संख्या ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे था, और इस वजह से ये 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव से न्यूट्रलाइज हो गया और परमाणु पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहा, यानी परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का अर्थ यह नहीं है कि परमाणु में कोई आवेश नहीं है, नहीं, बल्कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का परिमाण आपस में बराबर है, जिसके वजह से इस पर किसी तरह का चार्ज फील नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। परंतु जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो अब देखिए तो प्रोटॉन तो 11 का 11 ही रह गया, 11 का 11 ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका 8 इसमें 2 इसमें 10 ही रह गया। तो अब क्या है कि ये आपको सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका परमाणु संख्या तो 11 ही रहेगा, और इसका अर्थ है कि इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज और 10, ये 11 में से 1 घटा देंगे, 10 निगेटिव चार्ज हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन लें तो क्लोरीन में 17 पॉजिटिव चार्ज और 17 निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जैसे ये क्लोरीन, और क्या है कि ये 17, तो इसमें प्रोटॉन भी 17 अर्थात पॉजिटिव चार्ज 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17 अर्थात निगेटिव चार्ज भी 17 हो गया।
और इसी तरह से ये भी न्यूट्रलाइज है। परंतु जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो अब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही रह जाएगा, लेकिन इस पर एक चार्ज आ जाएगा निगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्लोरीन का भी परमाणु संख्या 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हुआ। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये निगेटिव चार्ज हुआ क्लोरीन। क्यों? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। तो इस प्रकार ये पता चला कि परमाणु में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु के चार्ज होने के लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल और केवल इसका रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो निगेटिव चार्ज बन जाता है। और इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज का बनना या निगेटिव चार्ज का बनना, ये दोनों कौन जिम्मेवार है इसका? तो इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ऐसा कभी मत बोलना कि प्रोटॉन पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए प्रोटॉन पॉसिबल है और निगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। नो नो नो, बल्कि पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही है और निगेटिव चार्ज भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही है। जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। अर्थात निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का उत्पन्न होना इलेक्ट्रॉन के कारण ही संभव है। अब क्या कहना चाहते हैं? अब कहना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। आवेश जिस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का था, उसी तरह से वो क्या है कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कहा कि एनर्जी लॉस, एनर्जी उत्पन्न नहीं होता, एनर्जी नष्ट नहीं होता, केवल इसका रूपांतरण होता है। ठीक उसी तरह से आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, बल्कि केवल इसका ट्रांसफर होता है। और क्या है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आवेश का परिमाण नियत है। आवेश नष्ट या उत्पन्न नहीं होता, किसी सिस्टम का आवेश सदा कांस्टेंट रहता है। इस ब्रह्मांड में भी आवेश का परिमाण सदा नियत ही रहता है। मतलब अब ये सोडियम ही उठाया था, आपने लिखा था सोडियम 11, तो आपने कहा था कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज 11 हो, और कहा था कि निगेटिव चार्ज 11 हो, यही कहा था आपने। तो कुल चार्ज जोड़ के अभी बता रहे हैं, माइनस मत लीजिए तब।
तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों मिल करके 22 हो जाएंगे। अभी माइनस नहीं मान रहे हैं, तब अलजेब्रिक सम निकाल रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर अगर इस सोडियम को आपने पॉजिटिव कर दिया तो क्या हो गया, तो हो गया आपको, इसको ऐसे कर देते हैं, देख लीजिए, Na और Cl लेते हैं, तो Na11Cl17, तो इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज है और 17 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलके क्या हो गया 28। आपको समझाने के लिए दो तत्वों पर ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन -17 बराबर -28, यानी पॉजिटिव चार्ज 28, निगेटिव चार्ज 28। ठीक, अब ये लेते हैं सोडियम 11 पॉजिटिव आयन, क्लोरीन 17 निगेटिव आयन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज 11 और क्या हो गया कि ये हो गया आपको 17 28। अब इसमें आते हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज 10, यानी इलेक्ट्रॉन 10, एक लॉस कर चुका है, ये पॉजिटिव बता रहा है कि लॉस कर चुका है, प्लस 17 एक 18, ये निगेटिव बता रहा है कि ये गेन किया हुआ है, तो ये हो गया आपको 28 -28। तो देखिए तो दोनों ही अवस्थाओं में तो बराबर के बराबर है, यानी जब ये न्यूट्रल थे तो भी इनमें 28 प्रोटॉन और दोनों मिलके 28 पॉजिटिव और 28 निगेटिव थे, और जब चार्ज हो गए तो दोनों के दोनों पॉजिटिव 28 और निगेटिव भी 28 ही रह गए, यानी ये किसी अवस्था में हों तो इनके चार्ज जो हैं आपस में बराबर होंगे, नियत होंगे। इसके बाद आता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंटरी चार्ज आवेश के छोटे से छोटे पार्ट को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, और एलिमेंट्री चार्ज को दो या दो से अधिक पार्ट में नहीं बांटा जा सकता, अर्थात आवेश के उस छोटे पार्ट को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है जिसे दो या दो से अधिक पार्ट में नहीं बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम सबसे छोटा चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। अब इस आवेश को आप चाहें कि दो पार्ट में तोड़ दें, यानी इसको ऐसे लिख दें 8 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 0.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज मानते हैं, या एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, आवेश की परमाणुकता बोलते हैं। तो क्या है कि इसको ई द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। इसे दो या दो से अधिक भाग में नहीं बांटा जा सकता है तथा इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। एक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
आवेश का क्वांटीकरण किसी भी वस्तु पर आवेश हो, कोई वस्तु आवेशित है, जैसे एक आदमी के पॉकेट में 100 रुपया है, तो हमने कहा कि उसको अलग अलग पृथक कीजिए, ये 100 रुपया क्या होता है। आपने वो 100 रुपया लिया और किसी दुकानदार से 1 रुपया का 100 सिक्का लिया, तो आपने क्या कहा कि ये एलिमेंट्री रुपया है, जिस तरह से ये ई एलिमेंट्री चार्ज है, तो ये 1 रुपया का सिक्का एलिमेंट्री रुपया है। और इसी तरह का अगर 5 रुपया का नोट आप निकाले तो कहिएगा कि ये 5 गुना 1 है। अगर आप 10 रुपया का नोट निकाले तो कहिएगा 10 गुना 1 है। तो यानी कि ये रुपया को खंड खंड में निरूपित करने के लिए, जैसे 100 रुपया का एक नोट है तो आप क्या लिख दीजिएगा कि 100 गुना 1 है। इसी तरह से मैंने कहा कि इस पर आवेश है, तो इस पर के आवेश को कैसे लिखिएगा? 1 ई यानी 1 एलिमेंट्री चार्ज, जैसे उसके पॉकेट में 1 रुपया है तो 1 गुना 1, ये इसका अर्थ हो गया कि 1 रुपया का 1 सिक्का रखा हुआ है। ये 2 गुना 1 यानी 1 रुपया का 2 सिक्का इसके पास है। तो उसी तरह से वस्तु पर जो चार्ज है 1E, 2E, 3E, 4E इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी हम कहना चाहते हैं कि किसी पदार्थ पर, किसी चालक पर उपस्थित आवेश एलिमेंट्री चार्ज के पूर्ण गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है, भिन्नांक गुणक के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे कि इस पर आवेश है, मैंने पूछा कितना आवेश है, आपने कहा कि 0.2E। भाई देखते हैं मुझे ना ये बात तो सही नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया? 0.2E का मतलब हो गया 2/10। E का अर्थ हो गया E/5, यानी 1 रुपया का 5वां भाग, यानी 1 एलिमेंट्री चार्ज का 5वां भाग। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 रुपया का 5वां भाग खोज के निकाल दीजिएगा। तो जिस तरह से वही नहीं निकाल सकते, उसी तरह से ये भी नहीं निकल सकते। और इसी तरह से अगर कोई कह दे कि 0.5E, नहीं, ये तो हो गया आपको क्या, तो 10/5 बराबर E/2। इतना चार्ज नहीं हो सकता। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश को 1.3E, 0.5E, 0.3E, 0.2E के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, पूरा के रूप में व्यक्त 1E, 2E, 3E, 4E के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो खैर आज इतना ही रहने दीजिए, टाइम इजाजत नहीं दे रहा, बहुत देर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आपके पास नोट्स भी भेज दिए हैं आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका इतिहास क्या है, आवेश 2 भागों में कैसे बांटा, किसने इस ऊर्जा का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा, और क्या है कि एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज का कंजर्वेशन क्या है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इतने पर आज दिमाग दौड़ाइए। और पढ़ाने से पहले नोट्स इसलिए भेज दिया कि आप ये लेक्चर सुनिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, फिर दिमाग में नहीं आता है लेक्चर सुनिए, फिर नोट्स पढ़िए। जय बार नहीं समझ में आता है, तय बार लेक्चर सुनिए, नोट्स पढ़िए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए।